हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बूलियन थ्योरम के बारे में। बूलियन थ्योरम्स क्या होती हैं, किस तरह से हम इस बूलियन थ्योरम को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो अपने पास कंप्यूटर्स होते हैं वो हमारे बिल्कुल एज अ मैन माइंड की तरह वो वर्क करते हैं आपके, है ना। और उसमें जैसे कि हमने लास्ट टाइम कहा था डिजिटल सिग्नल्स को यूज़ होता है। हम डिजिटल सिग्नल्स को 1 और 0 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। 1 का मतलब होता है आपकी ऑन स्टेट और 0 का मतलब होता है आपकी ऑफ स्टेट। मतलब जब सिग्नल नहीं है तो उसको ऑफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जब सिग्नल है तो उसको हम जो है 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर इससे जो हमें अलजेब्रा, हमें कुछ ऑपरेशंस यहाँ पर लगाते हैं एन और एनओटी गेट्स के लिए, और उनको हम एक दूसरे में इन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिस थ्योरम से हम इन्वर्ट करते हैं वो बूलियन थ्योरम्स कहलाती है, और जॉर्ज बुले नाम के साइंटिस्ट ने इसको जो है इन्वेंट किया था। हमारे जो नॉर्मल अलजेब्रा से थोड़ा सा अलग हट के ये अलजेब्रा। तो यहाँ पर जो है जैसे हम कहते हैं, इनमें क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स को हम शो करते हैं ए, बी, सी आदि के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट इन सब का मतलब एक ही होता है कि 1 हो या 0, दो ही मतलब होते हैं इसके। वेरिएबल्स को हम ABCD द्वारा शो कर सकते हैं इसमें यूज़ होने वाले वेरिएबल्स को, बट इनका मतलब 1 एंड 0 ही होता है, ऑन और ऑफ ही होता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम इसको जो है हम वोल्टेज की अपसेंट को, वोल्टेज की प्रेजेंट को हम इनके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कुछ रूल्स हैं इसके, 3 रूल्स हैं इसके। पहला रूल जो होता है इसका वो कम्यूटेटिव लॉ है। जैसे आपके उस नॉर्मल अलजेब्रा में था वैसा ही लॉ है, तो कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। कम्यूटेटिव लॉ थोड़े से कुछ 1-2 रूल हैं जो से चेंज है, लेकिन लगभग सारे रूल्स वही होते हैं, इसमें वही रूल्स फॉलो होते हैं। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि इसमें OR और AND जो गेट के जो इनपुट्स होते हैं उनके अगर आप जो ऑर्डर में चेंज कर दो तो आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं होता है। मतलब जैसे कि अगर हम ये कहें कि हम जानते हैं OR गेट के लिए, तो OR गेट के लिए इनपुट A एंड B है, तो ये जो होगा आपका B प्लस A के इक्वल होगा। मतलब ऑर्डर को आप चेंज कर दोगे तो भी आउटपुट आपका चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि यदि AND गेट में हम ये इसकी ऑपरेशन होती है और इसको हम एक दूसरे से इंटरचेंज कर दें, है ना, B.A लिख दूं, तो भी हमें आउटपुट में कोई भी चेंज यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार से जो आपकी बूलियन अलजेब्रा होती है ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करती है। दूसरा रूल जो होता है इसमें वो रूल होता है आपका एसोसिएटिव रूल। एसोसिएटिव रूल में क्या होता है कि इस रूल में हम एसोसिएटिव रूल कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C दैट्स इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, या हम इसको लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C, ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 सिग्नल हमारे पास, और OR गेट के लिए इसको मैंने यहाँ पर एसोसिएटिव रूल को फॉलो किया है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो भी सिग्नल जो हमें आउटपुट पर वही मिलेगा, ऐसे करूँगा तो भी, और ऐसे करूँगा तो भी, मतलब एसोसिएटिव रूल को भी ये फॉलो करते हैं। इसी प्रकार AND के लिए भी लिख सकता हूँ इसी रूल को मैं कि आपका A डॉट B डॉट C दैट्स इज इक्वल टू A डॉट B, और C को बाहर, या A डॉट B और C को बाहर। कहने का मतलब है कि इनमें किसी प्रकार से इंटरचेंज को कर दें अगर अपन, तो इस प्रकार से लिख तो इनकी जो ऑपरेशन में किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं होता है। थर्ड लॉ जिसका होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम जिसको अपन कहते हैं। तो थर्ड लॉ जो होता है वो आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, इस लॉ में ये है कि अगर हम यहाँ पर जो है, अगर हम इसको इस प्रकार से, हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखा है जैसे A, मतलब अब दोनों गेट्स को मैंने मिला दिया है। B प्लस C किसकी, ये एडिशन ऑपरेशन आपकी OR गेट की होती है, और डॉट ऑपरेशन किसकी होती है, पूरा अगर मैं एक सिग्नल मान लूँ तो ये डॉट ऑपरेशन आपकी AND की होती है। मतलब कि अगर मैं एक OR गेट को AND गेट के साथ जोड़ दूँ, कनेक्ट कर दूँ, या फिर
इन सिग्नल्स को मैं इस प्रकार प्रोसेस करूं, ये ए डॉट बी और ए डॉट सी, है ना। अरे भाई जैसे कि हम ये कहें कि आपके पास में एक जो है गेट है, ये आपके पास में गेट हो गया और इसका सिग्नल क्या है आपका, ये जो है आपकी NOR गेट है ना, इस तरह से। और इस पे सिग्नल आ रहे हैं दो, B सिग्नल एंड C सिग्नल। इसका आउटपुट क्या बनेगा, B प्लस C बनेगा, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको अब यहाँ पर जो है एक और सिग्नल यहाँ से प्रोसेस करके दे रहा हूँ A सिग्नल को, और ये जा रहा है आपका कहाँ पर, AND गेट पर जा रहा है ऐसे। तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, आउटपुट क्या मिलेगा, B प्लस सी। तो A डॉट B प्लस सी की डॉट ऑपरेशन होती है इसकी, जानते हैं। B प्लस सी सिग्नल इसका पहला इनपुट, इसका दूसरा इनपुट, ये तो आउटपुट यही मिलेगा मुझे। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि यहाँ से मैं ये जोड़ दूं मैं यहाँ से, और इस तरह जोड़ दिया मैंने एक सिग्नल, एक गेट यहाँ पर, दो AND गेट ले लिया मैंने, ठीक है ना। ये भी A है, ये B है, और ये C बोल दूँ इसको मैं। तो ये क्या आपका, इसको B बोल दिया, इसको A बोल दिया, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, हो गया। तो ये हो गया आपका C। मतलब अब क्या बनेगा इसका आउटपुट, ये बनेगा A डॉट B या B डॉट A, क्योंकि ऊपर रूल फॉलो होता है, और A डॉट C या C डॉट A। और आगे जाके इसको जोड़ दूँ मैं किसके साथ में, NOR गेट के साथ में। तो यहाँ जो सिग्नल प्रोसेस होके आएगा वो होगा A डॉट B प्लस A डॉट C, यही तो होगा, इसका इनपुट प्लस इसका इनपुट, योग ऑपरेशन होती है इसकी। मतलब कहने का है कि इससे जो हमें सिग्नल प्रोसेस होकर मिलेगा वही सिग्नल हमें इससे भी प्रोसेस होकर मिलने वाला है। किसी प्रकार से कोई भी चेंज नहीं आएगा, चाहे आप गेट ऐसा जोड़ दो, चाहे आप पहले दो AND गेट को OR गेट के साथ जोड़ दो, या OR गेट का आउटपुट इस आपके AND गेट के इनपुट पे लगा दो। दोनों क्या है आपके, इक्वल आपको ऑपरेशन देंगे। किसी प्रकार से कोई, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। आप ABC 3 सिग्नल आप ले लो, 1 0 0 0, फिर 1 0 0, फिर 0 1 1, फिर 1 0 1, फिर इसी प्रकार से 1 को आप इस प्रकार चेंज, तो ऐसे करके हम सिग्नल लेकर के इसको प्रूव कर सकते हैं इस चीज़ को इजीली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। मतलब मैं अगर ले देखो सिग्नल ले लेता हूँ मैं, यहाँ से मैंने सिग्नल ले लिया 1 1 और 1 ले लिया तीनों को, है ना। अब B प्लस सी क्या बनेगा, 1 प्लस 1, ये A है, ये B है, और ये C है। तो B प्लस सी मतलब ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना। और A डॉट A के साथ डॉट मतलब 1 ही आने वाला है। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर मैं करता हूँ A डॉट B मतलब 1 डॉट 1 मतलब 1, फिर A डॉट C 1 डॉट मतलब 1, और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, वही आ रहा है वापस से, 1 1 एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। तो वही सिग्नल प्रोसेस होकर मुझे यहाँ से आउटपुट पर मिलता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करता है, इजीली फॉलो करता है, जिसके लिए डायग्राम भी मैंने आपको बना के यहाँ पर शो किया है। यहाँ पर जो है सिंगल वेरिएबल के कुछ रूल्स है यहाँ पर, है ना। 3 रूल्स है हमारे पास, वी हैव 3 रूल्स, हमारे पास 3 रूल्स है इसके सिंगल वेरिएबल के भी, मतलब A हो या सिर्फ B हो, तो उस कंडीशन में सिंगल वेरिएबल के रूल्स है हमारे पास में। पहला रूल है आपके पास में कि जो है पहला OR रूल है ना। फर्स्ट रूल जो रहेगा इसमें ये OR रूल कहलाता है। तो OR रूल में क्या होता है, एडिशन ऑपरेशन होती है इसकी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ A प्लस 0 इज इक्वल टू कितना होगा इसमें, यदि सिग्नल को प्रोसेस को सिंगल वेरिएबल लिया है मैंने 0, ये बनेगा आपका A ही हो जाएगा, वापस से इज इक्वल टू लगा देता हूँ, है ना। इसी प्रकार से मैं 1 प्लस A या A प्लस 1 की बात करता हूँ, तो A प्लस 1 या 1 प्लस A इज इक्वल टू कितना बनता है, ये आपका वापस से 1 हो जाए। याद रखना है ये चीज़ें, ये आगे काम में आएंगी अभी। और A प्लस A इज इक्वल टू भी कितना होता है आपका, A ही होता है। दूसरा रूल जो होता है वो होता है AND रूल्स बोलते हैं इसको, है ना। तो AND रूल में क्या रहेगा, सिंगल वेरिएबल के लिए AND रूल, तो AND रूल है A डॉट 0 इज इक्वल टू कितना बनेगा आपका, 0 होगा। तो A डॉट 0 इज इक्वल टू 0, है ना। और सॉरी जो ऊपर A डॉट 0 इज इक्वल टू 0 और A डॉट 1 इज इक्वल टू A डॉट 1 इज इक्वल टू कितना बनता है आपका, A बनता है ना। और A डॉट A का बार मैं लिख देता हूँ, A डॉट A का बार मैं इसको लिखता हूँ, तो ये कितना बन जाता है मेरे पास में, 1 बन जाता है ना। A का 0 के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, A का 1 के साथ डॉट प्रोडक्ट A, और A का इसके इन्वर्टेड के साथ में जो अपन ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट के साथ में ले रहे हैं, A इन्वर्स बोल दो या A बार बोल दो, एक ही बात है। तो यहाँ से A डॉट A बराबर A डॉट 1 बराबर A, और है ना A डॉट A भी होता है यहाँ से, तो ये आपका 0 होगा, ध्यान रखना। और A डॉट A इज इक्वल टू A होगा, ये A डॉट A इज इक्वल टू A,
ए डॉट जीरो इजिकल टू जीरो, ए डॉट वन इजिकल टू ए डॉट ए इजिकल टू, और ए बार इजिकल टू क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। ये रूल्स आपको याद रखने हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट्री रूल होता है इसमें, ये जानते हैं हम अच्छे से, और आपने नॉर्मल अलजेब्रा में भी पढ़ा है कि ए बार का बार जो होता है वो कितना हो जाता है आपका, ए ही तो हो जाता है। मतलब ए इन्वर्स का इन्वर्स लूँगा मैं तो वापस से वो ए बन जाता है ना। अब इसमें जो थर्ड रूल आता है वो एब्सॉर्प्शन रूल आता है ना। और इसमें इन रूल्स को अपन यूज़ करेंगे, इन सब रूल्स को। तो इसका जो थर्ड रूल है वो है आपका क्या, फोर्थ रूल, क्या है वो आपका, एब्सॉर्प्शन रूल। एब्सॉर्प्शन रूल, तो एब्सॉर्प्शन रूल क्या होगा, देखो इसमें इन सब रूल्स को मैं यूज़ करके इनको बनाऊंगा, है ना। तो यहाँ से हम लिखते हैं पहला a प्लस ए बी, है ना। इसमें पहला रूल मैं लिख रहा हूँ यहाँ से नंबर 1, a प्लस ए बी, है ना। इसको मैं कैसे प्रोसेस कर सकता हूँ, मुझे ये सॉल्व करना है मुझे इसे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, इस a को मैं कॉमन निकाल लूँगा इसमें से। तो a मैंने कॉमन निकाल लिया, कितना हो गया, 1 प्लस बी, इसकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ मैं। और 1 प्लस बी, जब 1 प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 था तो बी प्लस 1 या 1 प्लस बी इज इक्वल टू भी 1, तो ये बन जाएगा आपका 1 और सिंपल सा बन जाएगा आपका ए। मतलब ए और ए इंटू ए प्लस ए बी कितनी होती है आपकी, ए होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए होता है, ये हमको अच्छे से याद रखना है। ये होती है वैल्यू ए इंटू ए प्लस बी की, कई जगहों पे काम आती है चीज़ ये, ठीक है ना। सेकंड की बात कर दूं तो सेकंड में क्या रहेगा आपका, यहाँ पर और भी हम कुछ यहाँ पर इक्वेशंस ले सकते हैं, है ना। और भी कुछ इक्वेशन लेके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ ए बार बी, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ये आपके पास बोर्ड पे दिया हुआ है ए और ए बार बी, इसकी वैल्यू जो है मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करूँगा यहाँ पर मैं, तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए ए बार बी है, तो यहाँ से मैं काम करता हूँ ए इंटू 1 प्लस बी, इसको लिख देता हूँ मैं a इंटू 1 प्लस बी। अरे a इंटू 1 लिख सकता हूँ मैं, और 1 की जगह क्या कर दूँ मैं, 1 प्लस बी। हमें सॉल्व करना है इसको, इसकी वैल्यू निकालनी है, और साथ में प्लस कितना है, a बार b, ये आपका चल रहा है ऐसा जैसा है, बिल्कुल, है ना। और अब क्या करूँ इसमें, इसका a का मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर में। तो मैंने a का मल्टीप्लाई कर दिया, तो a प्लस ए बी प्लस ए बार बी, सॉरी a प्लस ए बी, यही तो होगा। इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, तो a तो अपने इस जगह पर ही है, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, b कॉमन निकल रहा है, और ये बन जाएगा a प्लस ए बार, ठीक है। और a प्लस ए बार, है ना, यहाँ पर अपन इसको इस प्रकार लिखा है, और दोनों में से क्या किया मैंने, b को कॉमन निकाल लिया, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, ये बन गया a बार b, जो हम जानते हैं रूल से अंदर से। और जो अपना अगला रूल है वो रूल क्या है, a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 होता है। इसमें एक वैल्यू और होती है यहाँ पर, a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 होता है, a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1, लेकिन a डॉट ए बार इज इक्वल टू 0 होता है, ध्यान रखना है। तो a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 होता है, ये क्या है आपका a प्लस ए बार, ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्रोसेस होने के बाद में, a प्लस बी, मतलब कि a प्लस ए बार बी, अगर मैं ऐसा गेट बनाऊं जिसमें a और प्लस ए बार बी हो, तो उस कंडीशन में वो a प्लस बी के इक्वल हो जाएगा। a प्लस बी मतलब ये आपका ओ आर गेट बन जाएगा, ठीक है ना, ये ओ आर गेट बन जाएगा आपका यहाँ से, ठीक। इस प्रकार लिख सकते हैं। थर्ड में लिख सकता हूँ इसको मैं, थर्ड जो अपने पास में है, और इक्वेशन हम ले सकते हैं। जैसे मैं एक इक्वेशन और ले रहा हूँ, तो a प्लस ए बी बार को मैं प्रोसेस करना चाह रहा हूँ, a प्लस ए बी बार, इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ मैं, a प्लस ए बी बार। तो वही जैसे मैंने ऊपर किया था, a डॉट 1 प्लस ए बी बार लिख सकता हूँ इसको मैं, है ना। और 1 को क्या लिख दूँ मैं, 1 को लिख देता हूँ मैं 1 प्लस बी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है, तो b प्लस 1 बी इज इक्वल टू 1, तो 1 की जगह 1 प्लस बी, और प्लस कितना हो गया आपका ए बी बार हो गया, लिख दिया मैंने इसको इस तरह से, है ना। अब आगे जो है मैं इसमें क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने a प्लस ए बी प्लस ए बी बार, यही हो गया। a अपनी जगह पर है, प्लस इन दोनों में से a कॉमन निकाल लिया, तो b प्लस बी बार हो गया, ठीक है। b प्लस बी बार का मतलब क्या है, a प्लस ए बार का मतलब 1 है, तो b प्लस बी बार का मतलब 1 होगा, तो ये बन जाएगा a प्लस ए।
और a प्लस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस ए इज इक्वल टू ए ही होता है, तो वापस से प्रोसेस होकर के a बन जाएगा। फोर्थ रूल जो इसमें होता है, हम इस फोर्थ रूल की बात करते हैं। तो फोर्थ में ये है कि a प्लस बी और a प्लस सी को मैं लेके चल रहा हूँ। a प्लस बी एक ब्रैकेट में है, इन वन ब्रैकेट, और इन अनदर ब्रैकेट a प्लस सी, इनको लेके चल रहा हूँ मैं। इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बनेगा a डॉट a इसके साथ, प्लस ये बन जाएगा a डॉट सी, प्लस a डॉट बी या b डॉट a, और प्लस b डॉट सी। लिख सकते हैं हम इसको इस प्रकार से, ये रूल्स हमने पढ़े हैं ऊपर ये सारे, है ना। इस रूल को, एसोसिएटिव रूल को फॉलो कर दिया यहाँ पर मैंने, एसोसिएटिव रूल से लिख सकता हूँ इसको मैं, है ना। और अब यहाँ से सॉल्व करें तो यहाँ से ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए को मैं लिख सकता हूँ कितना, ए लिख सकता हूँ सिर्फ, तो ये बन जाएगा ए डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट ए इज इक्वल टू ए, प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी एंड बी डॉट सी, यही है। इन दोनों में से मैं ए कॉमन निकाल लेता हूँ, ये बन जाएगा 1 प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी, ये लिख दिया इसको इस प्रकार मैंने, है ना। और जो 1 प्लस सी है ये क्या बन जाएगा आपका, 1 हो जाएगा सिर्फ, है ना। अरे भाई a प्लस वन इज इक्वल टू 1, b प्लस वन इज इक्वल टू c प्लस वन या 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा a प्लस ए बी और प्लस बी सी, ये बन गया आपका इतना। जो प्रोसेस होने के बाद जो वैल्यू बची इतनी बच गई। अब मैं क्या करूँ कि यहाँ से इन दोनों में से a कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो इन दोनों में से मैंने a कॉमन निकाल लिया, तो 1 प्लस बी बच गया और प्लस कितना बच गया बी सी, और b प्लस वन इज इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा a और b प्लस ए प्लस बी सी, ऐसा हो जाएगा। मतलब इसको a प्लस ए बी बार को प्रोसेस किया तो सॉरी ए बी प्लस ए इंटू ए प्लस सी को प्रोसेस किया तो a प्लस बी सी मेरे पास में यहाँ पर बच गया। तो इस प्रकार से हम इसको और भी हम इक्वेशंस बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको इनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, ये मेन आपके बेसिक रूल्स यहाँ तक बनते हैं ये, है ना। इसके बाद ये सब एब्सॉर्प्शन रूल में हमने इन्हीं को यूज़ करके क्या बनाया है, प्रोसेस किया है आगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है और वो है आपकी डी मॉर्गन थ्योरम, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है आपकी डी मॉर्गन थ्योरम। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं इसको, डी मॉर्गन थ्योरम। इसके दो स्टेटमेंट होते हैं भाई। इस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी जो आपके पास बुलियन जो इक्वेशन है उसको इन्वर्टेड कर सकते हैं, है ना। मतलब इसमें क्या होती है, ये ड्यूअल प्रिंसिपल यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है, हम ए एन डी को ओ आर में और ओ आर को ए एन डी में चेंज कर सकते हैं, मतलब ये ड्यूअल नेचर को यहाँ से रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम यहाँ से ये कहते हैं कि इस थ्योरम के अनुसार इसके दो स्टेटमेंट हैं। हम कोई भी दो या दो से अधिक ए एन डी ऑपरेशंस होती है ना, उनकी कॉम्प्लीमेंट्री को, मतलब जैसे मैं लिखता हूँ ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी, ठीक है ना। स्टेटमेंट आप लोग बुक से इसका देख लेना। तो यहाँ से हम जो भी ए एन डी हमारे पास डैश डैश करके छोड़ सकता हूँ इसको मैं आगे इस प्रकार से, है ना। तो किन्हीं भी जो आपकी ए एन डी ऑपरेशन है ना, ए एन डी गेट की जो ऑपरेशन है उसके इन्वर्टेड को हम क्या लिख सकते हैं, हम जो है उसके इन्वर्टेड वैल्यू की ओ आर वैल्यू के रूप में लिख सकते हैं। मतलब इसको लिख सकता हूं मैं ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार डॉट डी बार डेट डेट। मतलब एन डी गेट की इन्वर्टेड ऑपरेशन को हम कैसे, हम उनकी सबकी डिफरेंट है ना, डिफरेंट के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ओ आर के रूप में लिख रहा हूं इसको मैं। देखो किसी भी एन डी गेट की इन्वर्टेड को हम, एन डी गेट के इन्वर्टेड वैल्यू को हम ओ आर की इन्वर्टेड वैल्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ मैंने ओ आर गेट पर मतलब ए बी सी डी सिग्नल थे, इनके ऊपर बार था, मतलब इसका इन्वर्टेड था, तो मैंने क्या कर दिया, ए सिग्नल का इन्वर्टेड कर दिया, बी सिग्नल का इन्वर्टेड करके इनको जोड़ दिया। मतलब कि इन्वर्टेड गेट की ओ आर ऑपरेशन के रूप में लिख सकते हैं, है ना। हम जो एन डी गेट की ऑपरेशन के इन्वर्टेड को ओ आर गेट की इन्वर्टेड ऑपरेशन के रूप में लिख सकते हैं। और सेकंड जैसे इसका अपोजिट है, अपोजिट क्या है, वो ये कहता है कि भाई आप कोई भी ओ आर गेट है, इस ओ आर गेट डैश 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 इसकी इन्वर्टेड को
एंड गेट के इन्वर्टेड ऑपरेशन के रूप में लिख सकते हो। ये देखो ऐसे ही किया मैंने, सी और ये डी डैश डैश डैश, जस्ट इसका उल्टा है। तो इसका स्टेटमेंट कुछ इसी प्रकार से होता है और हम इसको इसी प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब ये कहता है कि जो प्रतिलोमित जो लाइन है, जो इन्वर्टेड लाइन है, उसको तोड़ दो और जो आपके संक्रिया चिन्हों को भी, ऑपरेशन वैल्यू को भी क्या कर दो, आप उलट दो। जैसे यहाँ पर मैं इसकी प्रोसेस करना चाहता हूँ वैल्यू a डॉट बी बार प्लस सी का होल बार, इसको मैं प्रोसेस करना चाहता हूँ। तो ये थ्योरम इन दोनों की यूज़ करके मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, इन्वर्टेड कर दूंगा तो a को कर दूंगा a बार, इससे साइन को भी इन्वर्टेड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये b और बार का बार, और साथ में ये बन जाएगा डॉट c बार। ऐसे ही तो हो जाएगा। मतलब जो प्लस था वो डॉट में आ गया, जिसका इन्वर्टेड नहीं था वो इन्वर्टेड लगा दिया, और जिसके ऊपर इन्वर्टेड था हट जाएगा। देखो ये बन जाएगा a बार प्लस b डॉट c, ऐसे इसको हम लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब a डॉट b बार प्लस c को मैं a बार प्लस b डॉट c के रूप में लिख सकता हूँ। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इन्वर्टेड के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। मतलब यही रूल यही कहता है कि आप जो है इन्वर्टेड जो साइन है उसको तोड़ दो, है ना, इस बार साइन को तोड़ दो और ऑपरेशंस को चेंज कर दो, इतना सा कर दो, तो आप एक गेट से दूसरा गेट फाइंड कर लो। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, जो ऑपरेशन इससे आएगी वही ऑपरेशन मुझे इससे मिलने वाली है। इस तरह से ये अपन थ्योरम को यूज़ करते हैं। इसका भाई जो अपने सर्किट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम एक या दो या 4 से 5 गेट लगा के हम बहुत सारी ऑपरेशंस फाइंड कर सकते हैं इन अलजेब्रा की हेल्प से, सिग्नल को प्रोसेस करके। इस तरह सिग्नल को प्रोसेस करके हम क्या कर सकते हैं, यह कर सकते हैं। जब आप बोलते हो a प्लस बी, है ना, आपने कोई कैलकुलेटर बटन दबाया, आप 1 × 2 + 2000 ऐसा करके, तो वो इसी प्रकार से प्रोसेस करेगा इन सिग्नल्स को। और आपका कंप्यूटर जो कैलकुलेटर है वो इसी प्रोसेस पे वर्क करता है, इसी बूलियन अलजेब्रा पे वो चलता है और हमें सही सही कैलकुलेशन बिल्कुल देता है वो, ठीक है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को लिख सकते हैं और ये अपने पास में होता है बूलियन अलजेब्रा में डी मॉर्गन थ्योरम, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉजिक गेट्स की। तो लॉजिक गेट्स के बारे में क्या है, लॉजिक गेट्स मैंने कहा था 3 टाइप के होते हैं मेनली, एनडी, ओआर एंड एनओटी, है ना। एनडी गेट होता है, ओआर गेट होता है और एनओटी गेट होता है। और हम इनसे क्या करते हैं, इनसे हम फाइंड करते हैं कौन कौन से, हम इनसे फाइंड करते हैं जो है एनएनडी एंड एनओआर। तो यहाँ पर इनको किस प्रकार से, भाई हमने नॉर्मल इसका, जैसे एनओटी की बात करी थी हमने, एनओटी मैंने कुछ इस तरह से कहा था आपको, ये एनओटी गेट होता है आपका, होता है ना, और इसकी ऑपरेशन इन्वर्ट ऑपरेशन होती है, और हमने इसका सिंबल था इसकी हमने ट्रुथ टेबल भी बनाई थी। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अब हमें इसको रेडी करना है, इसको बनाना है। किस प्रकार से हम रेडी करेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, तो वो हम देख लेते हैं अब यहाँ पर। देखिए यहाँ नॉट गेट का मैंने एक सर्किट डायग्राम शो कर रखा है और नॉट गेट को हम यहाँ पर इस तरह से यूज़ करके बनाते हैं। पहले हम देख लेते हैं भाई किस किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आपके जो लॉजिक सर्किट्स होते हैं इसमें जो यूज़ एलिमेंट्स हैं उनके बेस पर हम उनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके लॉजिक गेट्स होते हैं उनमें कौन से एलिमेंट हम यूज़ कर रहे हैं तो उस एलिमेंट के बेस पे उसको कंस्ट्रक्ट यहाँ पर किया जाता है। यहाँ से हम ये कहते हैं कि जो आपके इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं इसमें 2 टेक्निक्स होती है। जब भी अपन कोई आईसी का फॉर्मेशन करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाते हैं, तो 2 टेक्निक्स को अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं। एक तो होती है आपकी द्विध्रुवी, जिसको अपन बोलते हैं बाइपोलर टेक्निक, है ना, द्विध्रुवी बाइपोलर टेक्निक से इसको बनाते हैं। और अगली जो होती है वो होती है धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्निक। हमने मॉसफेट की बात करी थी, वो एक्चुअली उसी से बनता है, वो मॉसफेट वगैरह है। तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्निक और दूसरी होती है बाइपोलर टेक्निक। 2 टेक्निक से हम आईसी को फैब्रिकेशन हम कर सकते हैं इसका। अब जो आपकी बाइपोलर टेक्निक होती है ये स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन के लिए यूज़ की जाती है। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जो आपकी छोटी आईसीज जो होती है उसके लिए अपन बाइपोलर टेक्निक को यूज़ करते हैं, है ना। और एमएसआई के लिए ये ज़्यादा अपनी अच्छी रहती है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मतलब शॉर्ट स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल, मतलब आपकी जो छोटी मोटी आईसीज जो हैं उनके फैब्रिकेशन के लिए बाइपोलर टेक्निक ज़्यादा बेस्ट होती है, कम वोल्टेज खर्च करती है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटपुट अच्छा देती है। बट जो लार्ज स्केल होता है, जैसे अपन चाहते हैं अपने कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर बनाना चाहते हैं,
तो कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर, इस कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए हम बाइपोलर टेक्निक को यूज़ नहीं करते, हम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्निक को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमें एक लार्ज स्केल का इंटीग्रेशन देती है, वेरी लार्ज स्केल का इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, दोनों के लिए अपन माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ होती है सारी ये टेक्निक्स, और इसके लिए अपन MOS मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्निक को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ बहुत सारे बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पर बनता है। हम ये भी कहते हैं कि एक माइक्रो प्रोसेसर में लगभग 1 बिलियन से 1 बिलियन तक आपके सर्किट्स हो सकते हैं, तो वो इस मॉसफेट के द्वारा ही, इस MOS के द्वारा ही बनाई जाती है। उसके लिए बाइपोलर टेक्निक थोड़ी सी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लेस हो जाती है, थोड़ी सी पुरानी ओल्ड हो जाती है। तो यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इस बाइपोलर टेक्निक का ही, और बाइपोलर टेक्निक के बेस पर ही हम जो है IC के फैब्रिकेशन को फिलहाल समझने वाले हैं। और इसमें 3 प्रमुख इसकी 3 मेन क्या होती है, इसकी स्टेज होती है ना, या 3 इसके मोड्स होते हैं। 3 मोड्स में अपन इसको वर्क लेते हैं। कितने मोड होते हैं इसके 3 मोड्स होते हैं। कौन कौन से मोड? पहला जो होता है वो आता है आपका DL, इसको हम बोलते हैं डायोड लॉजिक। दूसरा होता है DL, इसको बोलते हैं डायोड DTL, सॉरी, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। और तीसरा जो होता है वो होता है TTL, ट्रांजिस्टर लॉजिक। मतलब इसमें सिर्फ डायोड्स का यूज़ होता है, डायोड्स का यूज़ करके इसको बना सकते हैं डायोड लॉजिक को। दूसरा जो अपन मोड यूज़ करते हैं वो होता है डायोड और ट्रांजिस्टर को यूज़ करके लॉजिक गेट बना सकते हैं। और तीसरा जो होता है ट्रांजिस्टर लॉजिक को, मतलब इसमें डायोड यूज़ नहीं होता, सिर्फ ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं, और उनको यूज़ करके अपन जो है इस बाइपोलर जंक्शन में IC का फैब्रिकेशन करते हैं बाइपोलर मोड में। ठीक है, हम तीनों को स्टडी करेंगे, बट यहाँ NOT में इन दोनों मोड्स को यूज़ नहीं करते हैं। हम NOT में TTL मोड को यूज़ करते हैं, जिसको मैंने वहाँ पर शो कर रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और इस कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हम इसको जो है इनपुट से आउटपुट प्रोसेस कराते हैं। यदि इनपुट के नंबर है ना, नंबर ऑफ इनपुट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट्स आपके क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके फैन इन कहलाते हैं। देखना बोलिए आपके माइक्रो पर जो कंप्यूटर के जो सर्किट्स होते हैं या डिजिटल सर्किट्स होते हैं, उस पर लिखी रहती है ये चीज़ें, फैन इन फैन आउट। तो यहाँ से नंबर ऑफ जितने भी इनपुट होते हैं उनको अपन बोलते हैं फैन इन। और आपका जो लॉजिक गेट है, ये लॉजिक जितने सिग्नलों को प्रोसेस कर सकता है ना, उसको बोलते हैं अपन फैन आउट। भाई आउटपुट कब देगा वो? जब वो प्रोसेस कर पाएगा उसको। तो जो सिग्नल दिए जा रहे हैं इनपुट पर, उन सिग्नल्स के नंबर को बोलते हैं फैन इन, और जितने सिग्नल को लॉजिक गेट क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं फैन आउट, क्योंकि वही हमें आउटपुट पर मिलता है। तो इस प्रकार से फैन इन और फैन आउट को अपन यूज़ करते हैं। साथ ही प्लस जो 5 वोल्ट है हमारे पास, है ना, प्लस 5 वोल्ट हमने बैटरी भी यूज़ कर रखी है, तो प्लस 5 वोल्ट और 0 को अपन पॉजिटिव लॉजिक कहते हैं। प्लस 5 वोल्ट से 0 के बीच जो भी लॉजिक होता है उसको पॉजिटिव लॉजिक कहते हैं, और माइनस 5 वोल्ट से 0 के बीच जो लॉजिक होता है उसको हम नेगेटिव लॉजिक कहते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो नेगेटिव लॉजिक, और इनको अपन प्लस 5 को अपन 1 से, और जो 0 को अपन 0 से। प्लस 1 मतलब, प्लस 5 मतलब सिग्नल है, मतलब ऑन कंडीशन, और 0 मतलब ऑफ कंडीशन। और यहाँ पर इनपुट पर ही अपन ऑन ऑफ कंडीशन के सिग्नल यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो ये नॉट गेट मैंने यहाँ बना रखा है। भाई हमने कहा था नॉट गेट पे क्या होता है, नॉट गेट पे हम जब सिग्नल आपका 0 होता है तो आउटपुट मुझे क्या होता है, जब सिग्नल 0 तो आउटपुट मुझे 1 मिलता है। तो कैसे मिल गया 1? मतलब कोई सिग्नल नहीं दिया और फिर मुझे सिग्नल मिल गया। तो ये तो आपका एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये बिल्कुल फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पर बिल्कुल है, सिग्नल उसको यहाँ से मिलता है, यहाँ पर हमने एक और एक्स्ट्रा बैटरी अटैच कर रखी है, और जब यहाँ पर 0 होगा तो वो बैटरी चालू हो जाती है, जिससे हमें आउटपुट मिल जाता है। और जब ये आता है तो उस करंट को बढ़ाने से क्या वो ऑफ हो जाता है और हमें ऑफ मिलता है। ऐसा होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो नॉट गेट को सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं हम, और इसमें एक ही कॉन्फ़िगरेशन है हमारे सिलेबस में, और वो कॉन्फ़िगरेशन है आपकी
टीटीएल के लिए मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर को यहाँ लिया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के कॉमन इमीटर मोड को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, और इसमें यूज़ करने के ऊपर मैंने एक रेजिस्टेंस आर जोड़ रखा है, एक कैपेसिटर बाईपास कैपेसिटर है यहाँ पर, ये आर बी जो है बेस रेजिस्टेंस है, ई मीटर को मैंने क्या कर रखा है, ग्राउंडेड कर रखा है, और बेस को मैंने जोड़ रखा है -5, मतलब नेगेटिव लॉजिक से जोड़ रखा है। इनपुट सिग्नल मैं यहाँ पर देता हूँ 0 और 1 की टर्म्स में, बेस के ऊपर ही। आउटपुट पर मैंने एक और बैटरी अटैच कर रखी है कलेक्टर के ऊपर, ये कलेक्टर है आपका, कलेक्टर पे एक और बैटरी अटैच कर रखी है मैंने, बी है और ये ई है, एक और बैटरी अटैच कर रखी है +5 वोल्ट की, मतलब पॉजिटिव लॉजिक की। हमने जब ट्रांजिस्टर पढ़ा था, तो ट्रांजिस्टर पढ़ते वक्त हमने ये इक्वेशन वहाँ पर देखी थी कि आपका कलेक्टर और ई मीटर, कॉमन ई मीटर के लिए कलेक्टर और ई मीटर के बीच जो वोल्टेज होता है वो VCC और -IC इंटू RL के इक्वल होता है। ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोल दी। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि बेस और ई मीटर के बीच जब जो वोल्टेज होता है ना, यहाँ पर VB मैंने लिख रखा है यूजिंग जो आपकी थेवेनिन थ्योरम्स जो आपने नेटवर्क वाले चैप्टर में पढ़ी है, उनको यूज़ करके मैंने इस VB की वैल्यू यहाँ पर लिखी है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर कॉमन ई मीटर को यूज़ किया है हमने, और यहाँ पर ये कहते हैं कि ट्रांजिस्टर जब यहाँ पर आपका इनपुट है, इनपुट पर हम हाई वोल्टेज को यूज़ करते हैं, मतलब इनपुट पर जब आपका 0 होता है तो इनपुट पर 0 होने से आपका ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में होता है ना, और इनपुट पर जब 1 सिग्नल आता है, 1 सिग्नल देता हूं तो ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन रीजन में होता है। और इन सब रीजंस को हम देख चुके हैं यहाँ पहले ट्रांजिस्टर चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये है कि जैसे हम इसके इनपुट पर 0 वोल्टेज ऑपरेट करते हैं तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में वर्क करता है, और निर्गत वोल्टेज क्या होता है, हाई हो जाता है यहाँ पर। यदि जब मैं इनपुट बराबर 0 कर दूं तो यहाँ पर आपका जब V बराबर आपका, सबसे पहले कर रहा हूँ मैं कि 0 वोल्टेज दे रहा हूँ, मतलब इसका मतलब ये है कि इनपुट क्या है आपका 0 है, मतलब मैं कोई सिग्नल यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, नो सिग्नल। तो जब कोई भी सिग्नल यहाँ पर नहीं देता हूँ मैं, तो उस कंडीशन में जो बेस और इमीटर के बीच जो वोल्टेज होता है, वो बेस और इमीटर के बीच वोल्टेज ये वाला वोल्टेज होता है आपका, यहाँ से ये वोल्टेज अप्लाई हो जाता है, मतलब नेगेटिव लॉजिक लग जाता है, तो इसलिए इस वोल्टेज को मैं नेगेटिव यूज़ कर रहा हूँ। तो VB बराबर क्या होगा, -VBB RB अपॉन में R प्लस RB, जो अपन ने थ्योरम्स पढ़ी है नेटवर्क थ्योरम, उनमें थेवेनिन थ्योरम्स को यूज़ करके या जो अदर थ्योरम्स को यूज़ करके हम इस इक्वेशन को बना सकते हैं। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी है इसके लिए, कब, जब मैंने क्या किया है, इनपुट सिग्नल जो है ना आपका, इनपुट कैसा है आपका 0 है, मतलब VI में बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, इनपुट 0 है। तो उस समय ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में होता है, कट ऑफ रीजन में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि VB यहाँ पर बेस और इमीटर के बीच जो वोल्टेज होता है वो आपका इतना वोल्टेज होता है। जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ में होता है, कोई भी सिग्नल मैं यहाँ से प्रोसेस नहीं करता हूँ, तो इस कंडीशन में IB भी आपकी 0 हो जाती है, और IB के आपके 0 हो जाने से, IB के बहुत लो हो जाने से IC भी क्या होती है, क्योंकि IC आउटपुट करंट है, वो बिल्कुल इनपुट पर डिपेंड करती है। जब इनपुट आपका नहीं होगा तो IC करंट भी आपकी बहुत लेस होगी या लगभग ना के बराबर होगी। तो इस इक्वेशन से, यूज इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन से क्या हो जाता है, IC अप्रोक्सीमेट 0 है तो VCE बराबर कितना मिल जाता है मुझे, VCC मिल जाता है। मतलब कलेक्टर और ई मीटर, इन दोनों के बीच में आउटपुट ले रहा हूं, तो इन दोनों के बीच जो आउटपुट है वह इस बैटरी VCC की वोल्टेज के बराबर हो जाता है, और मुझे आउटपुट कैसा मिल जाता है, ऑन मिल जाता है। यही तो मैंने कहा था इसके लॉजिक में कि जब इनपुट नहीं हो तब भी हमें आउटपुट ऑन मिल गया। जैसे इनपुट में इस पर नहीं दे रहा हूँ अभी, तो यहाँ पर ये सर्किट में IB आपकी बहुत लो होती है ना, और B और B के बीच वोल्टेज क्या होती है, और ये R और RB बहुत हेवी होते हैं, तो VB वोल्टेज बहुत डाउन हो जाता है। जब VB वोल्टेज बहुत डाउन हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर ये होता है, इस कंडीशन में IB भी बहुत लो होती है, लगभग ना के बराबर, अप्रोक्सीमेट 0। जब IB 0 है तो IC भी अप्रोक्सीमेट 0 होगी। IC के 0 होते ही ये टर्म खत्म हो जाती है, तो कलेक्टर और ई मीटर के बीच जो वोल्टेज होता है वो इस बैटरी VCC की वोल्टेज के बराबर +5 वोल्ट के बराबर होता है, और मुझे आउटपुट यहाँ मिल जाता है। तो आउटपुट ऑन की कंडीशन में होता है, ये कंडीशन यहाँ पर इसकी होती है ना। जैसे ही हम यहाँ पर सिग्नल देते हैं, सपोज करो मैंने इनपुट सिग्नल दिया है, तो इनपुट सिग्नल में देता हूँ, ये मैंने 1 दे दिया, मतलब अब VI 0 नहीं है आपका, इनपुट आपने कुछ ना कुछ दे दिया है। तो ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में होता है, ये होता है आपका सैचुरेशन रीजन में चला जाता है। सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, आपकी IB फ्लो होने लगती है, और IB के फ्लो होने से IC भी फ्लो होती है ज़्यादा से ज़्यादा।
ये आईसी करंट है इसके अंदर यहाँ से, तो आईसी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा फ्लो होती है। और आईसी के ज़्यादा हो जाने से जो कलेक्टर और ई मीटर के बीच वोल्टेज है ये बहुत डाउन हो जाता है इस वीसीसी के कंपेरिजन में। ओवरऑल कहने का मतलब है कि वीसी तो आपने +5 वोल्ट लगा ही रखा है, बट जैसे आईसी करंट फ्लो होती है तो इस इक्वेशन से वीसी वोल्टेज, मतलब इसके वैल्यू ज़्यादा वैल्यू घटती है तो वीसी वोल्टेज बहुत डाउन हो जाता है। और इतना डाउन हो जाता है कि अप्रोक्सीमेट 0 हो जाता है, मतलब जो आउटपुट मुझे मिलता है ना वो आउटपुट मुझे 0 हो जाता है यहाँ पर। और यही तो हमने कहा था कि जब इनपुट 0 है तो आउटपुट ऑन होता है, जब इनपुट ऑन है मतलब 1 है तो आउटपुट ऑफ मतलब 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका जो है एनओटी गेट जो है वो यहाँ पर वर्क करता है। यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिखी है और यहाँ पर हम ये कहते हैं यदि आईसी सैचुरेशन है ना, तो यहाँ पर यदि अपन वी को हाई वोल्टेज पे करते हैं तो उस कंडीशन में आधार जो आईबी करंट है वो प्रॉपर चाहिए। जैसे मैंने इनपुट 1 किया है तो इनपुट 1 करते ही मुझे आईबी कैसी चाहिए, प्रॉपर आईबी मुझे चाहिए होगी। इतनी आईबी मुझे चाहिए होगी कि ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में जा सके, आपका सैचुरेशन रीजन में जा सके, हाई आईबी यहाँ पर फ्लो होनी चाहिए। तो यहाँ पर यदि मैं आईसी सैचुरेशन में अगर मैं कलेक्टर करंट बोल दूं मैं इस कंडीशन में, जब आपका मैंने इनपुट लगाया है, इनपुट लगाया मतलब आईबी इतनी होनी चाहिए कि आपका ट्रांजिस्टर वो सैचुरेशन में जा सके। और इस कंडीशन में आपकी अगर कलेक्टर करंट है तो आईसी सैचुरेशन बोल दूं इसको, एसएटी का मतलब आईसी सैचुरेशन की कंडीशन में यहाँ पर आईसी करंट फ्लो होती है। तो उस कंडीशन में जो आईबी की वैल्यू होगी ना वो आईबी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आईबी की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल देन ये होनी चाहिए आपकी आईसी सैचुरेशन और अपॉन में एच एफ ई, ये वैल्यू होनी चाहिए। एच एफ ई क्या है आपका यहाँ पर, एच पैरामीटर, यूजिंग एच पैरामीटर यूज करके लिख रखा है मैंने इसको, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन मेरे पास हो जाती है 3। बट हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से जो वैल्यू मुझे मिलती है, अगर मैं आईसी सैचुरेशन की वैल्यू निकालूंगा तो आईसी सैचुरेशन यूजिंग सर्किट मैं लिख सकता हूँ इसको वीसीसी, सर्किट को यूज करके लिख रहा हूँ इस इक्वेशन को मैं वीसीसी माइनस वीसीई सैचुरेशन, क्योंकि कलेक्टर और इमीटर भी सैचुरेशन में होगा तो वीसीई सैचुरेशन अपॉन में आरसी। बोलो, अरे आईसी इंटू आरसी ये भी वोल्टेज है और ये वोल्टेज किसके बराबर होगा, वीसी से हमने लगा रखा है माइनस वीसीई सैचुरेशन, जो वोल्टेज घट गया उसमें से उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल इसमें करंट फ्लो होगा, वो आईसी सैचुरेशन करंट रहेगा। तो आईसी सैचुरेशन इंटू आरसी, तो आरसी उठा के नीचे ले गया। बट यहाँ पर हम कहते हैं कि वीसीई सैचुरेशन जो होता है सैचुरेशन की कंडीशन में ये वैल्यू बहुत कम होती है वीसीसी के कंपेरिजन में, तो उसको अपन नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो यहाँ से आईसी सैचुरेशन जो मुझे मिलता है तो आईसी सैचुरेशन हो जाता है वीसीसी अपॉन में आरसी। इस वैल्यू को उठा के यूज इन इक्वेशन किसमें, थर्ड है ना, यूज इन थर्ड में यूज कर देता हूँ मैं, तो आई बी इज ग्रेटर देन और इक्वल देन, यहाँ से बन जाती है वी सी सी अपॉन में आर सी और इंटू एच एफ ई। एच एफ ई की वैल्यू यहाँ पर कैसी है, यहाँ पर बहुत कम होती है, तो यहाँ पर ये एच एफ ई भी मैं फिलहाल पुटअप कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आई बी की वैल्यू होती है, यहाँ से आई बी इज ग्रेटर देन इक्वल देन वी सी सी अपॉन में एच एफ ई आर सी। साथ ही अगर हम यहाँ से ये कहें कि जब आपका कलेक्टर सैचुरेशन में, जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होता है तो बेस और ई मीटर के वोल्टेज के बीच में जो वोल्टेज होता है, मतलब वी बी ई भी क्या होता है आपका, वी बी ई ये भी कैसा बनता है, कांस्टेंट हो जाता है। भाई हमने इसके कर्व पढ़े हैं कि एक वोल्टेज के बाद में यहाँ से क्या हो जाता है, ये कंडीशन मुझे मिल जाती है ऐसे, तो इस वोल्टेज पर ये कंडीशन मिलती है, ये तुम कहते हैं ना। तो यहाँ पर जब सैचुरेशन करंट फ्लो होती है और आई बी की इस वैल्यू के लिए जो बेस और ई मीटर के बीच में, जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होता है तो इस वैल्यू के लिए बेस और ई मीटर के बीच भी क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू जैसे अपन कह सकते हैं 0.8 वोल्ट सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए वैल्यू होती है, इसकी फिक्स होती है ये। तो आपका वी बी बेस और ई मीटर के बीच वोल्टेज होता है, ये भी कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो मैं आई बी की वैल्यू निकालता हूँ यूजिंग सर्किट। देखो सर्किट को यूज करके आई बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, आई बी इज इक्वल टू आई वन माइनस आई टू यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। यहाँ पर रीचिंग करंट और लीविंग करंट, तो इंटरिंग करंट कौन सा है आपका I1 और लीविंग करंट कौन सा है आपका ये, तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस IB, तो IB बराबर I1 माइनस I2। और I1 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से I1 की वैल्यू बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं इस सर्किट को देख करके। तो I1 की वैल्यू जो मेरे पास मिलती है VI माइनस VB सैचुरेशन, VI माइनस VBE सैचुरेशन
अपॉन में किस में वेरी है आपकी वी आई, रेजिस्टेंस आर में वेरी है, आर आई वन इज इक्वल टू वी आई माइनस वी वी सैचुरेशन, वो आई सी और आर के इक्वल होगी, मतलब आई वन करंट उसी करंट तो फ्लो होगी सैचुरेशन करंट को अलग कर देने के बाद में। इसी प्रकार से I2 बराबर में लिख दूं तो I2 बराबर में क्या लिख सकता हूं, यहां पर I2 बराबर में लिख सकता हूं वी बी ई सैचुरेशन माइनस वी बी वी, वी बी ई सैचुरेशन माइनस वी बी बी अपॉन में कितनी है आपकी आर बी है। यहाँ पर जो सैचुरेशन वोल्टेज होता है वो इस वी बी बी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने लिखा है वी बी ई माइनस सैचुरेशन माइनस वी बी, उससे वोल्टेज तुरंत डाउन हो जाता है इसके ऊपर और सैचुरेशन वोल्टेज आपकी बढ़ जाती है इसके कंपैरिजन में। भले यहाँ 0.8 वोल्ट आपको दिख रहा है लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू इसकी बन जाती है। तो I2 करंट इसका कुछ इस प्रकार से होता है, तो वी बी सैचुरेशन माइनस वी बी बी आर बी। इस I1 I2 को हम यहाँ से वैल्यू पता लगा लेते हैं, इनपुट सिग्नल हमें पता होता है, वी बी सैचुरेशन हम जो ट्रांजिस्टर जैसा लिया है उस ट्रांजिस्टर के मटेरियल पर डिपेंड कर जाएगा, आर बी और आर हमें पता है, इन वैल्यूज़ को निकाल के अपन यहाँ रख देते हैं तो आई बी की वैल्यू पता चल जाती है। और आई बी की वैल्यू जब पता चल जाती है तो यहाँ से अपन आर सी हमने ये भी हमें पता है कितना आर सी होना चाहिए, आर सी कितना होता है ट्रांजिस्टर के लिए, एच एफ हमें पता है तो वी सी सी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, या वी सी सी और आर सी हमें पता है तो एच एफ की वैल्यू, या वी सी सी आर सी और एच एफ पता है तो हम आई बी की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये होता है आपका जो है एन ओ टी गेट।